everyone. Good evening, good evening, good evening. Wishing you all a very happy Thursday. कैसे हो आप सब? I know. दीदी 3 दिन बोलती है, दीदी फिर एक हफ्ते के लिए गायब हो जाती है ना? बिल्कुल कोई मैसेज नहीं करती, कोई वीडियोस नहीं डालती. I know. But आई एम बैक. अच्छा ठीक है. आई नो. मैंने तुम्हें बोला था कि थर्सडे तक मैंने क्लास ले ली थी. मैंने बोला था फ्राइडे सैटरडे संडे तुम्हारी छुट्टी रहेगी. मंडे से वी विल रिज्यूम. बट थर्सडे से अब हम नहीं कर रहा है ना? तो 3 दिन और तुम्हारा एक्सटेंड हो गया. तो अब थर्सडे से क्लास हो रही. तो ठीक है, 6 दिन ही तो था. ठीक है, मैंने जस्ट एक हफ्ते के बाद शुरू कर दिया. ठीक है, तो तुमने भी 6 दिन पढ़ाई करी होगी, आई अज्यूम. ठीक है, अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी तो तुम बहुत मार खाओगे मेरे से. ठीक है. ओके, सो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो तुम सब? फाइनली यस, वी आर बैक विथ योर अनदर चैप्टर. दैट इज, I can say, the last chapter for your half yearly, that is therapeutic approaches. लास्ट चैप्टर मैंने क्यों बोला? क्योंकि मुझे लगता है किसी किसी स्कूल में ये थेरेप्यूटिक अप्रोचेस वाला चैप्टर भी शायद कवर हो सकता है. किसी के स्कूल में नहीं हो आ सकता है पूरा चैप्टर. किसी के स्कूल में मतलब 4 चैप्टर तक ही, फर्स्ट 4 तक ही सीमित हो. किसी किसी स्कूलों में फर्स्ट 5 आ जाए. किसी के स्कूल में फर्स्ट लाइक 4.5, इसका आधा आ जाए. तो हम कह नहीं सकते. बट अगर देखो, पढ़ना तो तुम्हें है ही. तो अगर पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर आ जाएगा एग्जाम में बहुत अच्छी बात. नहीं आएगा, हम स्कूल वालों से आगे चलेंगे. मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम्हारा अक्टूबर या नवंबर, आई थिंक अक्टूबर तक में, आई थिंक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा फ्रॉम माय एंड. फिर हम इसके सारे मैराथन्स, इसके हम फिर वन शॉट सीरीज ये सब लेके आएंगे. एंड आपके डाउट सॉल्विंग वगैरह भी शुरू करेंगे. अभी तो फिलहाल इस चैप्टर का हम समाप्ति करेंगे. इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे. इस चैप्टर को हम अच्छे से वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे. एंड देन हम बाकी की चीजें बाद में डिस्कस करेंगे. जैसे जैसे होगा आपको अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी, आपको चीजें पता चल जाएंगी. तब तक के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए और इस यात्रा का आनंद लीजिए, क्योंकि आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज योर थेरेप्यूटिक अप्रोचेस. यस, फर्स्ट जो आपका लास्ट चैप्टर था, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, में हमने बहुत तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा कि इंसान कितने कितने तरीके के डिसऑर्डर से सफर कर सकता है, कौन कितने कितने तरीके के डिसऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं. हमने ये पढ़ लिया कि कॉज क्या है, हमने ये पढ़ लिया कि मसला क्या है, लेकिन अब उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन भी पता होना जरूरी है. जैसे हमें पता है कि पढ़ाई अगर हम नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी, हमारे मार्क्स कम आएंगे. तो उसका सोल्यूशन क्या है? हमें प्रॉब्लम का जड़ पता है, पढ़ाई नहीं हो रही है. सोल्यूशन क्या है? पढ़ाई करनी पड़ेगी. वैसे ही यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इंसान की कितने कितने तरीके की, इंसान कौन कौन से डिसऑर्डर से सफर अभी कर रहा है. अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो उसको हम किस तरीके की हेल्प दे सकते हैं जिससे कि उसका डिसऑर्डर कम हो जाए. तो ये सोल्यूशन का चैप्टर. वहां तुमने पढ़ा कि मसला क्या है, यहाँ तुम पढ़ोगे उस मसले का हल क्या है. हाँ जी ना? है ना? ओके, चलो. सो विद दिस लेट्स बिगिन. बट उससे पहले मुझे ये बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तुम लोग हो कैसे? कैसे हो, कैसा चल रहा है? फाइनली यस, कल हमारा राखी है. राखी आ गया फाइनली. राखी से हमारे त्योहारों की शुरुआत हो रही है ना? सो सावन भी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट. अब राखी के साथ तो सावन खत्म हो जाता है. तो राखी पे क्लास हो, मतलब क्लास में डाल दूंगी. तुम आराम से राखी वगैरह सेलिब्रेट कर लेना, है ना? अच्छे से कर लेना. भाई बहन के साथ राखी सेलिब्रेट करो, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करो. और अगर आप भाई हो, भाई अगर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज 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 अपनी बहन को प्यार दो, अपनी बहन को गिफ्ट्स दो, है ना? क्योंकि मैं भी एक बहन हूँ, सो आई नो. मतलब मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रही हूँ, बट यस आई एम विद ऑल द सिस्टर्स. मैं सारी बहनों के साथ खड़ी हूँ. बट यस, जोक्स अपार्ट, बट आई जस्ट फील कि आपकी बहन आपके लिए बहुत कुछ करती है ना? चाहे छोटी हो बड़ी हो, बहुत कुछ करती है. एंड मैंने आज ही एक वीडियो देखी दिगराज सर की. तो उन्होंने भी ये बात, एंड आई कम्प्लीटली रिलेट टू दैट. उन्होंने ये कहा था कि भाई बांध राखी बांध देते हैं हम, एज अ बहन हम भाइयों को राखी बांध देते हैं, और भाई भी राखी बांध लेते हैं, 2-3 दिन तक रखते हैं, फिर उसको उतार के रख देते हैं. यस,
बट कोई कोई साल साल भर भी बांध के रखता है, बट कुछ बहुत मेजोरिटी ऐसे होते हैं जो बस बांधते हैं और 2-3 दिन के बाद उतार के रख देते हैं। लेकिन जो बहन बांधती है ना, जिस भी भाई को बांधती है, तो बहन उस भाई का पूरी उस भाई की पूरी जिम्मेदारी लेती है। उसको वो राखी बांधती है तो उसकी जिम्मेदारी लेती है, उसके जितने भी दुख दर्द होते हैं उसकी भी जिम्मेदारी लेती है, उसके साथ हर टाइम खड़े होने की जिम्मेदारी लेती है, उसके साथ हर वो वादा करती है कि जब भी तुझे कोई दिक्कत होगी, जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम होगी, जब भी तेरी जिंदगी में कोई भी तुझे कुछ बोलेगा, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, चाहे कोई और खड़ा हो या ना हो, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तो वो जो प्रॉमिस होता है ये भाई बहन का, दैट इज वेरी स्पेशल। सो अगर आपकी बहन है, सो प्लीज उसको कोई भी गिफ्ट कुछ भी देने से कतराना मत। अगर आप गिफ्ट नहीं देना चाहते हो, बस बहन को एज अ गिफ्ट हम बोलते हैं कि अरे यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे वो चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज अ सिस्टर, क्योंकि मैं भी एक बहन हूँ, मुझे मटीरियल लाइक मुझे लगता है बहुत सारी बहनों को ये नहीं चाहिए, है ना। ये सब बहुत टेम्परेरी होता है, बट उसको क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीजें चाहिए कि तुम एज अ भाई आप उसके साथ हमेशा खड़े रहो, आप उसको रिस्पेक्ट दो, आप उसको प्यार दो, है ना। आप उसकी बातें मानो। अगर वो आपकी बड़ी बहन है तो आप उसकी बात मानो, आप उसकी रिस्पेक्ट करो, आप उसको प्यार दो, है ना। वो वही चाहती है। वो पैसे, वो डायसन का है प्रोडक्ट, वो पर्स, वो मेकअप, वो इयररिंग्स, सब कभी भी वो ले सकती है। बट ये जो पर्टिकुलर, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट की चीजें हैं ना, मटेरियलिस्टिक तो उसको कभी भी मिल जाएगा, वो खुद भी खरीद सकती है, बाद में भी आप उसको गिफ्ट कर सकते हो। बट ये जो पर्टिकुलर जो फ्री ऑफ कॉस्ट की चीजें है ना, वो ज्यादा डिजर्व करती है, वो ये ज्यादा चाहती है, हर बहन चाहती है। कि मैं भी एक बहन हूँ, सो आई ऑल्सो फील दिस थिंग कि हमें मटेरियलिस्टिक, जैसे मैं आई एम फॉर, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट मटेरियलिस्टिक, मुझे नहीं चाहिए। मतलब इफ आई गेट, आई इट्स ओके, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, बट मैं आई डोंट आस्क। अगर मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए राखी, तो मैं बोलती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, बस बिकॉज मुझे क्या चाहिए, इट्स जस्ट प्यार, रिस्पेक्ट, है ना। ये मेरे लिए फ्री ऑफ, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें पसंद है, मुझे बहुत कम एफर्ट्स वाली चीजें पसंद है। सो जो चीजें आप बिना पैसे के किसी को दे सकते हो, जस्ट गिव दैट, है ना। तो अगर बहन कुछ मांग रही है तो दे दो। साल में एक ही बार मांगती है, उसका भी हक बनता है, पूरे साल आपके साथ खड़ी रहती है, तो एक दिन तो उसका भी बनता है ना। एक दिन मतलब राखी तो आई कैन अंडरस्टैंड, एक दिन तो बनता है, बट मटेरियलिस्टिक से ज्यादा ट्राई टू गिव हर दिस फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज, दैट इज प्यार, लव, रिस्पेक्ट, केयर, दैट प्रॉमिस कि यस जब भी तुझे प्रॉब्लम होगी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, वो प्रॉमिस, चाहे कोई और हो या ना हो। और ये म्यूचुअल प्रॉमिस होता है, सिर्फ बहन के लिए नहीं होता, बहन भी भाई से करते हो, भाई बहन से करते हैं, ठीक है। तो राखी सेलिब्रेट करना, अच्छे से करना, मतलब जितना अच्छे से कर सकते हो करना। बहुत सारी बहनों का, जितनी भी आपकी बहनें हैं उनका आशीर्वाद लो, है ना। बहनों का आशीर्वाद इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस बनवाने के लिए बनवाना मत, उसको जस्ट अंडरस्टैंड कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऐसे शो करने की, देख मेरे पास इतनी राखी है, दैट राखी इज आर, दैट राखी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट राखी इज योर लव। वो इतनी बहनों का प्यार है तुम्हारे पे, ठीक है। मतलब उसका मतलब ये होता है जब आप कि हाथ में ऐसी जब आपका हाथ ऐसे भरा होता है ना राखी से, दैट मीन्स इतनी बहन आपको प्यार करती है, इतनी बहन आपकी परवाह करती है, इतनी बहन आपकी रक्षा करती है, इतनी बहन आपके बारे में सोचती है, ठीक है। तो इन सारी बहनों को प्यार, रिस्पेक्ट देना इस आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। ओके, सो ऑन अ लाइटर नोट, लेट्स कम बैक। सो यस, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस के बारे में हम बात करेंगे। सो इस चैप्टर के लिए आई नीड फुल जोश, फुल एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी रख सकते हो उतनी ज्यादा एनर्जी रखोगे। यस, ओके। सो हाँ देखो, इमोशनल वाली बात हो जाती है कभी कभी, तो यस आई गॉट इमोशनल अ बिट, बट मेरी आवाज से भी तुम्हें लग रहा होगा, बट दैट्स फाइन, ठीक है, दैट्स फाइन। ओके,
वेल ओके, कम बैक। सो ये चैप्टर बहुत छोटा है एज कंपेयर टू बाकी के चैप्टर्स। ये चैप्टर 15 ही पेज का है, 15 मैं बोलूँ वही 12-13 पेज का होगा, लेकिन इस चैप्टर में बहुत कम चीजें हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। थेरेपी क्या होता है, ये थेरेप्यूटिक अप्रोचेस हैं, तो कितनी तरीके की थेरेपीज होती हैं, थेरेपी में क्या क्या होता है, क्या क्या एस्पेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। थेरेपी में आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब थेरेपी के टाइप्स आप पढ़ोगे, किसने कौन सी थेरेपी दी है, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड जो भी इंसान पढ़े लाइक मेंटल इलनेस से सफर कर रहा होता है, तो आप उनकी कैसे केयर कर सकते हो, ये सारे एस्पेक्ट इसमें कवर्ड है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, बस इतना ही है। ठीक है, तो बिना किसी विलंब के इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। यस, तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि साइकोथेरेपी, जो साइकोलॉजिकल थेरेपी है, उसका नेचर और उसका प्रोसेस क्या है, कितने तरीके के आपके थेरेपीज हैं, हर थेरेपी के इंटरवेंशंस यहाँ पर आप पढ़ोगे, और जो भी इंसान मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है उसको हम कैसे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, उसको हम कैसे वो उस लेवल उतना सक्षम बना सकते हैं, उतना लायक बना सकते हैं कि वो कम्युनिटी में अपने पैरों पे खड़े होके अपनी रोजी रोटी कमा सके। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो सारा पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। पहले वाला जो चैप्टर था जहाँ पे हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ा था, वहां पर तुमने ये पढ़ा कि जो भी इंसान साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, या उसके घर वाले जो हैं, वो लोग कितने ज्यादा डिस्ट्रेस से परेशान है, उनको कितनी ज्यादा तकलीफें होती है ना, कितना ज्यादा वो चीजें सफर करते हैं, बोलो हाँ कि ना। हाँ, इस चैप्टर में तुम ये पढ़ोगे कि किस तरीके से, किन किन चीजों से आप उन पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हो, वो इंडिविजुअल की हेल्प कर सकते हो, जिससे कि उसको जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की जो सिम्टम्स है वो कम हो सके, उसको कम डिस्टर्बिंग लगे, उसको कम डिस्ट्रेसिंग लगे। तो यहाँ पे आप बहुत तरीके की साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी पढ़ोगे। तो कुछ कुछ थेरेपीज ऐसे होते हैं जिसमें आप अपने बारे में, आपको अपने खुद के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करते हो। किसी किसी थेरेपी में ऐसा होता है कि आप कुछ एक्शन, कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके आपको थेरेपी मिलती है, आपको हेल्प मिलती है। तो ये सारे, बहुत सारे ऐसे ऐसे थेरेपीज होते हैं। इन सब का एक बेसिक एम है, इन सार कोई भी आप थेरेपी ले लो, सारे थेरेपी का कलेक्टिव एम ये है कि जो भी इंसान का जो इशू है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो रही है, वीक हो रही है, वो इंसान वीक हो रहा है, उसका सिम्टम वर्स हो रहा है, भयानक हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसको हमें कम करना है। अल्टीमेटली हमें इंडिविजुअल की हेल्प करनी है, अल्टीमेटली हमें इंडिविजुअल के जो भी सिम्टम्स वो फेस कर रहा है उसको कम करना है, हेल्पिंग द पेशेंट ओवरकम हर और इज डेबिलिटेटिंग कंडीशन। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे कौन सा थेरेपी इंसान के लिए अच्छा रहेगा वो डिपेंड करता है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं दिमाग में, जैसे डिसऑर्डर कितना सीवियर है, अभी कितना ज्यादा डिस्ट्रेस दूसरों को फील हो रहा है उस इंसान की वजह से, कितना रिसोर्स अवेलेबल है, कितना टाइम, कितना पैसा, कितना एनर्जी, कितना एफर्ट, सब कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। तो सारे थेरेप्यूटिक अप्रोचेस सही हैं और उसका हेल्पिंग नेचर है। यस, सब में एक तरीके का रिलेशनशिप है। अब ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो तुम सोच रहे हो, इट इज बिटवीन अ थेरेपिस्ट एंड अ क्लाइंट। क्लाइंट मतलब इंडिविजुअल जिसको प्रॉब्लम हो रही है, तो थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता है, जो अभी तुम यहाँ पे अभी आगे पढ़ने वाले हो कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप कैसा होता है। तो इस मतलब इंसान को डील करने के लिए ये थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप होता है, जहाँ पे इंसान की प्रॉब्लम सुनी जाती है, समझी जाती है, उसको एक सीक्वेंस में समझा जाता है, कहाँ से क्या शुरू हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से क्या हो रहा था, एंड देन उस इंडिविजुअल को हम हेल्प करते हैं, उसके साथ बैठ के उसके लिए हम स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं, उसको हम चीजें समझाते हैं, उसको हम
उसको हम हेल्प करते हैं, वो उसको ये इतना सोचने समझने के लिए कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ थेरेपी। तो कुछ थेरेपीज डायरेक्टिव होती है। डायरेक्टिव मतलब जहाँ पे हम क्लाइंट को सामने से कहते हैं कि सुनो तुम्हें ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा, तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेगी। दैट इज डायरेक्टिव। मतलब मैं एज अ थेरेपिस्ट किसी इंडिविजुअल को, सामने वाले जो प्रॉब्लम मेरे पास लेके आया, मैं उसको बोलूंगी तुम अगर ये करोगे ना तो तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दैट इज डायरेक्टिव। कुछ ऐसा होता है जो होता है नॉन डायरेक्टिव, जहाँ पे हम एज अ थेरेपिस्ट हम क्लाइंट को कुछ नहीं कहते हैं। क्लाइंट अपने हिसाब से थेरेपी का सेशन आगे लेके चलता है, थेरेपी प्रोसीड करता है जैसा वो लेके जाना चाहता है, एंड हम भी एज अ थेरेपिस्ट उसके साथ चलते हैं। और जो वो प्लान करता है हम उसको बस उसमें हेल्प करते हैं कि हम उसको और कितना बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। एक होता है जहाँ पे थेरेपिस्ट अपने इनपुट्स दे रहा है कि तो आप ऐसा ऐसा कर लो, और कहीं ऐसा होता है कि थेरेपिस्ट सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता है, थेरेपिस्ट एक बस उसको गाइड करने के लिए बैठा होता है। बाकी क्लाइंट को हम इतना सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम को खुद डील कर सके, वो अपने प्रॉब्लम से अपने हिसाब से इंटरवेंशन प्लान करके डील कर सके, जिससे कि अगर आगे भी कुछ ऐसी चीजें हो तो उसको वो यूज कर सकता है। गॉट इट? यस। तो कुछ थेरेपीज डायरेक्टिव होते हैं, कुछ थेरेपी नॉन डायरेक्टिव होते हैं। तो इसमें हम हर तरीके की साइकोथेरेपी के बारे में बहुत ब्रीफली पढ़ाई करेंगे। ठीक है, शुरुआत करें, समझें क्या है क्या नहीं है। चलो, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या है? साइकोथेरेपी साइकोलॉजिकल थेरेपी है ना। तो साइकोथेरेपी क्या है? एक वॉलेंटरी रिलेशनशिप। वॉलेंटरी मतलब मर्जी से, इंसान अपनी खुद की मर्जी से एक इंसान के पास आता है हेल्प मांगने। कौन इंसान हेल्प मांगने आएगा? जिसको हेल्प की जरूरत है, जो इंसान परेशान है, जो इंसान प्रॉब्लम में है, वही इंसान दूसरे इंसान के पास हेल्प मांगने जाएगा। तो जिस इंसान को प्रॉब्लम हो रही है वो क्लाइंट है, जो जिसके पास वो हेल्प मांगने जाता है उसको हम थेरेपिस्ट कहते हैं, है ना। तो ये एक वॉलेंटरी रिलेशनशिप है। क्यों वॉलेंटरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट को जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है कि आपको मेरे पास आना है। क्लाइंट अपनी खुद की मर्जी से थेरेपिस्ट के पास गया है, थेरेपिस्ट के पास गया है अपने प्रॉब्लम का निवारण करने, अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करने, अपने प्रॉब्लम के बारे में हल ढूंढने। So it is a voluntary relationship between one seeking treatment, that is client, and the one who treats, that is therapist. तो थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों के बीच में एक वॉलेंटरी रिलेशनशिप है। ठीक है। अब इस रिलेशनशिप का पर्पस क्या है? इस रिलेशनशिप का पर्पस ये है कि क्लाइंट थेरेपिस्ट के पास गया है तो थेरेपिस्ट का फर्ज बनता है कि वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को डील करे, वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, है ना। उसको उसकी जो भी परेशानी है उससे निकलने के लिए, उससे उभरने के लिए हेल्प करे। The purpose of the relationship is to help the client to solve the psychological problem being faced by her or him. डियर जिंदगी देखा है? डियर जिंदगी देखिए। तो डियर जिंदगी में जो शाहरुख खान था, और शाहरुख खान का जो रोल था वो क्या था? थेरेपिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का। और आलिया भट्ट क्या थी इसमें? क्लाइंट। तो आलिया भट्ट अपनी प्रॉब्लम्स के साथ शाहरुख खान के पास आई थी, और शाहरुख खान ने क्या किया था? शाहरुख खान ने उसकी प्रॉब्लम को सुना, समझा और हर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसकी हेल्प करी, जिससे कि उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका निवारण हो सके। हाँ कि ना? तो ये जो रिलेशनशिप है ये काफी कंड्यूसिव होता है। कंड्यूसिव होता है का मतलब इसको बहुत धीरे धीरे बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि अचानक से रिलेशनशिप बनता है। ये रिलेशनशिप बहुत स्लोली एंड सडनली ग्रेजुअली डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि इंसान का ट्रस्ट बिल्ड होता है यहाँ पे। द रिलेशनशिप इज कंड्यूसिव फॉर बिल्डिंग द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट। ठीक है। इंडिविजुअल का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये रिलेशनशिप धीरे धीरे फॉर्म होता है। इस रिलेशनशिप की जो नींव है वो धीरे धीरे मजबूत होती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्लाइंट के साथ उसका जो क्लाइंट का जो भरोसा है
वो उस पे खड़े उतरने की कोशिश करते हैं, जिससे कि भरोसे को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्लाइंट अपने दिल की जो भी बात है हमें एज अ थेरेपिस्ट को सब कुछ पूरा अच्छे से बता सके, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के, सब कुछ बता सके, सो दैट द प्रॉब्लम्स बी फ्रीली डिस्कस्ड। साइकोथेरेपीज क्या, उसका क्या एम है, उसका लक्ष्य ये है कि जो भी इंसान मैल अडेप्टिव, जो भी नेगेटिव बिहेवियर एक्सपीरियंस कर रहा है, डील कर रहा है, उसको हम अडेप्टिव पॉजिटिव बिहेवियर में वो कर सके, उसको मतलब कम कर सके, जो भी उसकी जिंदगी के डिस्ट्रेस है, परेशानी है, उसको कम कर सके, और इंडिविजुअल को हम बेटर अडेप्ट, उसके एनवायरनमेंट में बेटर तरीके से अडेप्ट कराने की कोशिश करें। ये 3 एम्स है साइकोथेरेपीज के। इसके ऊपर आप 2 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि व्हाट आर द एम्स ऑफ साइकोथेरेपीज। चेंजिंग द maladaptive behavior, reducing the distress of the individual, and तीसरा is to make the client, help the client to adapt better to her or his environment। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा तरीके की चीजें होती है जिससे इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट बदलता है। तो वो चीजें में भी थेरेपिस्ट उस इंसान की हेल्प करता है। क्या क्या? कि मैरिटल, शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं है, ऑक्यूपेशनल चीजें अच्छी नहीं है, सोशल एडजस्टमेंट अच्छी नहीं है, तो इन सब में भी चेंजेस रिक्वायर्ड होता है जिससे कि इंडिविजुअल का पर्सनल एनवायरनमेंट सही हो सके। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया, व्हाट आर द एम्स ऑफ साइकोथेरेपी। यस। दूसरा मैं बता देती हूँ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपेटिक अप्रोचेस। प्लीज इस क्वेश्चंस को, ये सारे क्वेश्चंस लिखो। मैं ये क्वेश्चन बार बार मैं कह रही हूँ, मैं नहीं लिख पाऊंगी, माउस से नहीं लिख पाती हूँ मैं। प्लीज आप लोग अपना जब भी ये लेक्चर देख रहे हो, प्लीज बुक एंड पेंसिल लेके बैठो और वहां पे साइड में लिख लो। पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा, व्हाट आर द एम ऑफ साइकोथेरेपीज। दूसरा क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस। तो ये आ जाएंगे कुछ क्वेश्चंस कि व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब के ऊपर एक पूरा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी का जो नेचर है उसमें आपको ये सब के बारे में बात करना पड़ेगा, ये भी और ये भी। तो नेचर एज खुद के ऊपर अपने खुद 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर उसके अंदर मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस बोलूं तो एक आ जाएगा कि व्हाट आर साइकोथेरेपी, लाइक व्हाट इज साइकोथेरेपी, पहला क्वेश्चन। व्हाट इज साइकोथेरेपी, व्हाट आर द एम्स ऑफ साइकोथेरेपी, ये वाला पार्ट। व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस, ये वाला पार्ट। तो ये सब हम अभी पढ़ेंगे और ये सब के ऊपर एक कलेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी, जहां पे आपको ये सारी चीजें बहुत बतानी पड़ेंगी। ठीक है। एंड इवन ये भी बताना पड़ेगा, ये तो इसके ऊपर तो एक अलग सा क्वेश्चन आएगा, मैं बता दूं। ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत हो। तो व्हाट आर द साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी साइकोथेरेपी जो हो रही है उसका, उसमें तुम कोई भी अगर तरीके का साइकोथेरेपी यूज कर रहे हो तो उसके अप्रोचेस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला ये है कि जो भी साइकोथेरेपी जो बना है उसके पीछे एक थ्योरी है, उसका एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। तो उस थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे वो थेरेपी बन के आई है। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंट थ्योरीज हैं थेरेपी के, उसका एप्लीकेशन आप पढ़ते हो, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होता है ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ थेरेपी। फॉर एग्जांपल बिहेवियरल थेरेपी। तो बिहेवियरल थेरेपी में कौन सी थ्योरी के बारे में बात होगी? बिहेवियर थ्योरी की बात होगी। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, हाँ की ना। इन सारी चीजों के बेसिस पे आपके थेरेपी के प्रिंसिपल्स बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये थेरेपी के प्रिंसिपल का सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है। थ्योरी जो बिहेवियरल थ्योरी है उसका सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है इस बिहेवियर थेरेपी में। समझ में आया? मतलब बिहेवियर थेरेपी जो है बिहेवियरल थ्योरी से आई है, तो बिहेवियर थ्योरी का एप्लीकेशन इज बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है। सेकंड इज, हर इंसान थेरेपी नहीं दे सकता।
थेरेपी वही दे सकता है जिसका उसके अंडर एक अच्छा सुपरविजन है, एक ट्रेनिंग उसकी हुई है, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हुई है, उसको पता है कि माहौल कैसा होता है, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, हर एक चीज इंसान का होता है, इसमें उसकी हर अच्छे से ट्रेनिंग होती है। Person who has received a practical training under expert supervision can practice psychotherapy. हर कोई साइकोथेरेपी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। कोई भी अनट्रेन्ड प्रोफेशनल, अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी आपका दोस्त, जैसा मान लो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया और आपको समझ में अच्छा बस इतना ही तो करना है, और आप किसी को जाके थेरेपी दे दोगे तो दैट इज अनप्रोफेशनल। क्या होगा, आपको अभी पूरी थेरेपी नहीं पता, आपने थेरेपी डिटेल में नहीं पढ़ी, और डिटेल में ना पढ़ने से क्या होगा, बोलते हैं ना कम नॉलेज, थोड़ी कम नॉलेज होती, कम नॉलेज ज्यादा खतरनाक होती, तो यहाँ पे वही होगा। कम नॉलेज के साथ आप थेरेपी किसी को दोगे, वो इंसान की प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय और वर्स हो जाएगी। यस, तो एन अनट्रेन्ड पर्सन, कोई भी जो पर्सन ट्रेन नहीं है थेरेपी में, वो और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो दूसरा, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हुआ कि जो भी थेरेपी है उसका एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है ऑफ द थ्योरी, जिससे वो थेरेपी को बनाया गया है। दूसरा, जो भी इंसान थेरेपी वही इंसान दे सकता है जिसको उसके अंडर एक सुपरवाइज ट्रेनिंग, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मिली है, एक एक्सपर्ट सुपरवाइजर से। तीसरा, जो थेरेप्यूटिक सिचुएशन होता है उसके अंदर एक थेरेपिस्ट होता है और एक क्लाइंट होता है, जो जिसको जिसको प्रॉब्लम का निवारण चाहिए, जिसको प्रॉब्लम की हेल्प चाहिए, who seeks and receive help for his or her emotional problem. Yes, this person is the focus of attention in the therapeutic approach. कौन है, who is this person? Client. Client जो है थेरेप्यूटिक प्रोसेस का एक अटेंड फोकस है, यहाँ पर उसके ऊपर पूरी चीजें होती है। तो द थेरेप्यूटिक सिचुएशन किन दोनों के बीच में है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट। क्लाइंट क्यों आया थेरेपिस्ट के पास, गप्पे लड़ाने के लिए? नहीं, नहीं, अगर किसी के भी मन में ख्याल आ रहा है कि गप्पे लड़ाने के लिए, नहीं। थेरेपिस्ट जो है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट जो है एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में है, जैसे आप और आपका दोस्त फ्रेंडशिप रिलेशन में हो, यस, वैसे एक थेरेप्यूटिक रिलेशन होता है जहाँ पे एक क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट होता है, और क्लाइंट थेरेपिस्ट के पास तब जाता है जब उसको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका उसको निवारण चाहिए, उसको उसमें हेल्प चाहिए। यस, जब उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं कैसे क्या डील करूं, तब वो उस इंसान के पास जाता है जो उसमें ट्रेंड है, जो उसमें काफी एक्सपीरियंस्ड है, जो उसकी हेल्प कर सकता है कि अच्छा आप अगर ऐसा ऐसा कुछ करोगे, या आपको क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए। तो इन सब चीजों से इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा इंसाइट मिलता है। ठीक है, एंड चौथा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो इंटरेक्शन इन दोनों इंडिविजुअल के बीच में जो हो रहा है, दैट इज थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में, इससे एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप फॉर्म होता है। ये रिलेशनशिप काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, काफी डायनेमिक होता है, और काफी इंटरपर्सनल होता है। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है कॉन्फिडेंशियल है, मतलब क्लाइंट ने जो थेरेपिस्ट को बोला वो थेरेपिस्ट तक ही रहेगा, थेरेपिस्ट से आगे नहीं जाएगा, और थेरेपिस्ट ने जो क्लाइंट को बोला वो क्लाइंट के बीच में रहेगा। तो जो भी बातें हो रही हैं इन इस रिलेशनशिप में, ये इन दोनों इंडिविजुअल के तहत होंगी, इन्हीं के बीच होंगी, इससे कहीं बाहर में इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। इंटरपर्सनल होता है, यस, दो इंडिविजुअल के साथ हो रहा है, एंड डायनेमिक है, हमेशा रिलेशनशिप स्मूथ चले, प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता है, कभी क्लाइंट बहुत कुछ बोलता है, कभी क्लाइंट कुछ नहीं बोलता है, तो इट इज अ डायनेमिक रिलेशनशिप। तो ये जो यहाँ तक था तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, इस तरीके का जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, इट इज सेंट्रल टू एनी सॉर्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल थेरेपी, एंड इट इज द व्हीकल फॉर चेंज। ये जो तुमने अभी थेरेप्यूटिक अप्रोच पढ़ा, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप पढ़ा बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ थेरेपिस्ट, जहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियल, इंटरपर्सनल, डायनेमिक रिलेशनशिप है, ये वाला जो रिलेशनशिप है ये हर थेरेपी में एप्लीकेबल है, हर थेरेपी में, क्योंकि हर थेरेपी में एक थेरेपिस्ट होगा, एक क्लाइंट होगा, और उनके बीच में यही रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंशियल, डायनेमिक एंड इंटरपर्सनल। अब साइकोथेरेपीज के गोल क्या है, ये आ गया एक अलग क्वेश्चन।
साइकोथेरेपीज के गोल क्या है? सबसे पहला गोल क्या है उसका? मतलब अगर मैं साइकोथेरेपी में हूँ, अगर मैं एज अ थेरेपिस्ट हूँ और एक इंडिविजुअल मेरे सामने क्लाइंट है, तो मेरा क्या गोल होगा? हमारे इस थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का क्या गोल होगा? क्या हमारा साइकोथेरेपी का गोल हो सकता है? सबसे पहला ये कि हम इंडिविजुअल को एनकरेज करें, हम इंडिविजुअल को रीइंफोर्स करें कि वो अपनी बेहतरी के लिए जो हमारे पास आया है, हम उस चीज के लिए उसको रीइंफोर्स करें, हम उसको मोटिवेट करें, हम उसको एनकरेज करें कि तो आप हमारे पास अपनी बेहतरी के लिए, अपनी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आए। तो उसके लिए हम उनको मोटिवेट या एनकरेज करें, ये हमारा पहला गोल है। दूसरा गोल ये है कि जिस प्रॉब्लम से वो हमारे पास आए उसको हम कम कर सके। वो इमोशनली बहुत ज्यादा लाइक इरिटेटेड है, वो बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, वो बहुत ज्यादा इमोशंस में बह गया है, उस चीज को वो कम कर सके, है ना। उसके बाद जो भी उसके अंदर की जो क्षमता है जिससे वो आगे बढ़ सकता है, उसके अंदर की जो काबिलियत है, उसके अंदर की जो कैपेसिटी है, उसको हमें ढूंढना है, उसको हमें निखारना है। ये साइकोथेरेपी का गोल होता है। जो भी उसकी गलत हैबिट्स हैं, जो भी कुछ मैल एडेप्टिव हैबिट्स हैं, उसको हमें ठीक करना है। जो भी उसके नेगेटिव पैटर्न्स है, जैसे डिप्रेशन, मैंने क्या कहा था, जो भी इंडिविजुअल डिप्रेशन से सफर कर रहा है, उस इंडिविजुअल की नेगेटिव थिंकिंग होती है। यस, वो अपने बारे में नेगेटिव सोचता है, वो अपने आजू बाजू के बारे में नेगेटिव सोचता है, तो उसकी जो थिंकिंग पैटर्न है उसको ठीक करना है। उसको अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस जनरेट करनी कि वो कौन है, उसको अपने बारे में एक एक क्लाइंट के अंदर अपने आप की एक अवेयरनेस कि उसका वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या है, वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या कुछ कर सकता है। तो दैट सेल्फ अवेयरनेस, उसकी कितनी अच्छी चीजें हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या भी, हर एक चीज हम उसके बारे में जो जनरेट करते हैं, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, एंड सेल्फ अवेयरनेस हमें इंक्रीज करनी। उसके बाद अगर वो इंसान किसी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम से डी सफर कर रहा था और उसको उसमें निवारण चाहिए, तो इंडिविजुअल को हम हेल्प करते हैं। इस साइकोथेरेपी से इंडिविजुअल को हेल्प हो सकता है कि वो अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को ठीक कर सके। उसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक कर सके, इम्प्रूव कर सके। इंडिविजुअल की जो डिसीजन मेकिंग है उसको हम ठीक कर सके, जो वो डिसीजन ठीक से नहीं बना पा रहा है, डिसीजन वो ठीक से नहीं ले पा रहा है, उसको हम ठीक करें। उसके बाद जो भी वो चॉइसेस बना रहा है, उसके लिए वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाए कि हाँ, मैंने ये फैसला लिया है, उसके बारे में वो कॉन्फिडेंट रहे और अपने होशो हवास में उसके बारे में वो अवेयर रहे कि यस, मैंने अपनी जिंदगी में क्या फैसले लिए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना जो एनवायरमेंट है उसको बहुत ज्यादा क्रिएटिवली और सेल्फ अवेयर मैनर में उसको रिजॉल्व कर सकते, है ना, उसको क्रिएट कर सकते। तो ये कुछ साइकोथेरेपी के आपके एम्स हैं, कुछ गोल्स हैं। क्या क्या है गोल्स? सबसे पहला, इंडिविजुअल आपके पास आया है तो आप उसको एनकरेज करोगे कि यस, आप के अंदर चेंज होने की, आपके अंदर जो आपकी प्रॉब्लम्स है, आप उससे डील करने के बहुत ज्यादा आगे उस लेवल पे आ चुके हो जहाँ पे आप उसको डील कर सकते हो। कि उसके लिए आप उसको एनकरेज करोगे, मोटिवेट करोगे। जो भी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर जो भी उसकी क्षमता है उसको अनफोल्ड करेंगे कि वो आगे बढ़ सके। उसकी हैबिट्स को मॉडिफाई करेंगे, उसके थिंकिंग पैटर्न को मॉडिफाई करेंगे, उसकी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करेंगे। उसको जो भी उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, कम्युनिकेशन है, उसको इम्प्रूव करेंगे। उसकी डिसीजन मेकिंग ठीक करेंगे, उसको अवेयर करवाएंगे कि जो भी आपने अपनी जिंदगी में चॉइसेस ली हैं, कुछ आपने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ चूज किया है, जो भी तरीके की चॉइस आपने बनाई है, आपने ही बनाई है, किसी और ने आपके लिए नहीं बनाई, तो वो अवेयरनेस जेनरेट करना और अपने जिंदगी को क्रिएटिवली सेल्फ अवेयर तरीके से जीना, वो हमारा मेजर गोल है। तो 10 गोल है, 10। ठीक है, कितना यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? कुछ बहुत ज्यादा लगा कि कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं समझ में आया? थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप वैसे तो कहने के लिए प्रोफेशनल है, एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट के बीच में है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में होता है, ये होता है। लेकिन मैं भी यहाँ पे बताऊंगी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्या होता है। लेकिन जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, तुम अपने दोस्त के पास जाते हो, तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी हेल्प करता है,
क्या हम वहां पे कह सकते तो कि तुम्हारा दोस्त एक तरीके से एक हेल्पर तुम्हारे लिए वो फील करता है, एक हेल्पर की तरह रोल प्ले करता है और तुम्हारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, तुम्हें वो सोचने पे मजबूर करता है कि तुम और क्या कुछ कर सकते हो, हाँ कि ना। तो इस टाइप का रिलेशनशिप तुम अपनी जिंदगी में बहुत लेवल पे देखोगे, लेकिन ये काफी प्रोफेशनल है क्योंकि यहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जाता है ना। आपका दोस्त हर तरीके की प्रॉब्लम से डील करने के लिए ट्रेन नहीं है, लेकिन ये इंडिविजुअल जो थेरेपिस्ट है उसके पास हर तरीके की प्रॉब्लम से डील करने की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ये वाला थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप वाला पार्ट हम आज करेंगे और ये वाला जो टाइप ऑफ थेरेपीज है ये हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, ये वाला भी हम करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट का पानी का ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे अभी तुमने पढ़ा कि साइकोथेरेपी क्या है, साइकोथेरेपी में क्या होता है, साइकोथेरेपी के एम क्या है, साइकोथेरेपी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, साइकोथेरेपी की गोल्स क्या है। 3 चीजें तुमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ी। अब यहाँ पर अभी तक हम बार बार थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक्चुअली पढ़ेंगे कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता क्या है। ठीक है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता क्या है तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। ओके, 1 मिनट का ब्रेक ले। ले लो पानी का ब्रेक, आराम से ले लो। और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारी राखी की तैयारी, हाउ इज इट गोइंग। यस, बोलो 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 बोलो, बताओ बताओ कैसा क्या चल रहा है। अच्छा चल रहा है सब। सुनाओ सुनाओ, क्या क्या है तुम्हारी तैयारी, बहनें बताएंगी भाई बताएंगे क्या तैयारी है। चलो, यस वेलकम, लेट्स कम बैक। फटाफट थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं। ठीक है, राखी की तैयारी अच्छी चल रही है, मिठाई विठाई, हाँ कपड़े उपड़े आउटफिट डिसाइड कर लिया क्या पहनोगे, राखी खरीद ली, हाँ बताना ठीक है। चलो, मोस्टली आई विल पुट अ वीडियो, मेरा आएगा कल इंस्टा पे मोस्टली, पता नहीं मैं भी श्योर नहीं हूँ। राखी का शायद वीडियो आ सकता है, देखते हैं। ठीक है, जो होगा होगा, अगर इंस्टा पे फॉलो करते हो तो तुम्हें दिख जाओगे, तुम्हें दिख जाएगा, अगर नहीं फॉलो करते हो तो तुम्हारा लॉस, है ना। चलो ठीक है, ओके। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप मैंने क्या बोला, थेरेपी में जो रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप किन दोनों के बीच में होता है, आपके और मेरे बीच नहीं, थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच, है ना। हाँ, तो एक तरीके का स्पेशल रिलेशनशिप होता है जो थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में होता है, उसको हम थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप या थेरेप्यूटिक अलायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप या थेरेप्यूटिक अलायंस। ठीक है, अगर क्वेश्चन इनकेस आया कि डिस्क्राइब व्हाट इज द नेचर ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप या थेरेप्यूटिक अलायंस, इसके ऊपर ये पूरा पार्ट आएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा
डिस्क्राइब द नेचर, लिख लो, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप और थेरेप्यूटिक अलायंस, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर थेरेप्यूटिक अलायंस आ जाएगा तो फंबल मत करना, ठीक है, मतलब घबरा मत जाना। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्या हुआ, थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच का जो एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है, उसको हम, एक स्पेशल रिश्ता होता है, जैसे तुम्हारे दोस्त का एक स्पेशल रिश्ता होता है, वैसे ही एक क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट का एक स्पेशल रिश्ता होता है, दैट इज कॉल्ड थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप और थेरेप्यूटिक अलायंस। अभी रिलेशनशिप, अगर तुम्हारे मन में जो ख्याल आ रहा है कि ये बहुत दोस्ती वाला होता है ना, फ्रेंड जोन वाला होता है, हाय हेलो, तो एनसीईआरटी ने भी स्पेसिफाई कर दिया है कि ऐसा कोई रिलेशनशिप ये नहीं होता, ये बहुत प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। इट इज नाइदर अ पासिंग एक्विंटेंस नॉर अ परमानेंट एंड अ लास्टिंग रिलेशनशिप। ऐसा ये नहीं है कि जन्मों जन्मों का रिलेशनशिप है, सालों भर चलता है ना, बचपन से बड़े तक हम चला रहे हैं, दोस्ती का रिलेशनशिप है, नहीं, ये बहुत टेम्परेरी रिलेशनशिप होता है। जब तक फिर क्लाइंट को प्रॉब्लम है तब तक ये रिलेशनशिप रहता है। क्लाइंट को जब हम एक उस उतना सक्षम बना देते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम से डील कर सके, फिर उसके बाद ये रिलेशनशिप एंड हो जाता है। तो इस रिलेशनशिप का एंड पॉइंट होता है। ऐसा हमारे या आपके दोस्तों के जैसा नहीं है, आपकी दोस्ती वाला रिलेशनशिप बस चल रहा है सालों साल, बरसों चलते रहेगा, नहीं, वो वाला रिलेशनशिप ये नहीं है। ओके, ये बहुत टेम्परेरी है, इसका एक ड्यूरेशन होता है, इस थेरेपी का ड्यूरेशन होता है। तो उसी तरीके से थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का भी एंड पॉइंट होता है कि एक पॉइंट पे आके ये खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोफेशनल मैनर में बोले तो एक टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज नाइदर अ पासिंग एक्विंटेंस, कोई ऐसा दोस्ती वाला नहीं है, नॉर अ परमानेंट एंड लास्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं थेरेप्यूटिक अलायंस या थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के, ध्यान से सुनो, दो मेजर अप्रोचेस, टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ थेरेप्यूटिक अलायंस। सबसे पहला कंपोनेंट इज कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल मैंने कह दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है, कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना, इतने दिन का टाइम है, इतने दिन का ये प्रोजेक्ट है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही ये भी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर होता है कि हाँ ये 1-2 हफ्ते चलेगा, ये 10 दिन चलेगा, ये 1 महीना चलेगा। देर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ अ रिलेशनशिप, जहां पर दो इंडिविजुअल विलिंगली एक टाइम डिसाइड करते हैं, एक क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट, ये दोनों इंडिविजुअल यही दोनों हैं, एक क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट, ये लोग विलिंगली इंडिविजुअल है जो एक साथ इस रिलेशनशिप में एंटर करते हैं। जैसे आप, या जैसे अगर तुम रिलेशनशिप में इतना कर रहे हो तो तुम्हारा रिलेशनशिप वाला बात ऐसे स्ट्राइक करेगा, है ना। तो जैसे तुम और तुम्हारा पार्टनर, मान लो जो भी है, आप लोग जब भी रिलेशनशिप में आते हो तो आप लोग एक कंसेंट से अंदर आ साथ आते हो, हाँ कि ना, आपकी भी मर्जी और उसकी भी मर्जी। तो देख तो खुश हो गए होगे ना सुन के, दीदी फाइनली रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही है, हाँ। तो एक तुम्हारा कंसेंट, तुम्हारी मर्जी, और एक तुम्हारे पार्टनर की मर्जी, दोनों की मर्जी से तुम्हारा एक रिलेशनशिप बनता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही होता है, थेरेपिस्ट की मर्जी और क्लाइंट की मर्जी, इन दोनों की मर्जी से ये एक इस थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में आते हैं, जहां पर ये पार्टनरशिप में आते हैं, जहां का एक ही एम है। एम क्या है, जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसको हमें कम करना है और उसको हमें इतना सक्षम बनाना है कि अगर जिंदगी में उसको आगे भी तकलीफें आई तो उससे वो अपना डील कर सकता है, उतना उसको सक्षम हमें बनाना है, उतना हमें उसको केपेबल बनाना है, क्योंकि हमेशा थेरेपिस्ट उसके साथ नहीं रहेगा। यस, तो which aims at helping the client overcome her or his problem। सबसे पहला कंपोनेंट समझ में आया, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। तो एक कॉन्ट्रैक्ट का एम होता है, तो यहाँ का भी एम है कि इंडिविजुअल की जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है, लिमिटेड ड्यूरेशन, जैसा मैंने शुरू में ही बोल दिया था, लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी। ये जो रिलेशनशिप है, ये जो अलायंस है, ये तब तक ही चलेगा जब तक क्लाइंट पूरी तरीके से अपने प्रॉब्लम से डील नहीं कर लेता और जब तक वो अपनी जिंदगी का खुद कंट्रोल नहीं ले लेता। ये दो कंपोनेंट्स,
ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, और ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तुम्हारे 2 मार्क के लिए भी ये लोग पूछ सकते हैं। वैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर यही बनता है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर अंदर अंदर से पूछेंगे तो व्हाट आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ थेरेप्यूटिक अलायंस। दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहला इसका कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर होता है, और दूसरा कंपोनेंट होता है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है ये काफी लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी, दिस अलायंस लास्ट until the client becomes able to deal with his or her problem and take control of her or his life। ठीक है, तब तक ही ड्यूरेशन है, तब तक ही ये चलेगा। अभी कितने तब तक चलेगा ये हम नहीं कह सकते। जब हमें लगेगा, जब एज अ थेरेपिस्ट को लगेगा कि हाँ ये क्लाइंट है, अब इस क्लाइंट को अभी क्लाइंट ना इतना तो सक्षम हो गया है कि अपनी प्रॉब्लम से डील कर सके, ये अब अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके, अपने जिंदगी के ऊपर जो अपने जिंदगी अपने तरीके से जी सके, कंट्रोल कर सके, बस तब तक ही है, तब तक ही ये रिलेशनशिप साथ है। उसके बाद इस साथ का साथ छूट जाता है। ठीक है ना, ये एक एस्पेक्ट हो गया नेचर का। दूसरा एस्पेक्ट हो जाता है कि जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है ना, इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन अलग बनता है, क्या कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं इसके रिलेशनशिप के। सबसे पहला यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि एक बहुत ट्रस्टिंग एंड कन्फाइडिंग रिलेशनशिप है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ट्रस्टिंग एंड कन्फाइडिंग रिलेशनशिप। देखो, ये रिलेशनशिप रहे, ये चाहे तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच का रिलेशनशिप रहे, तुम्हारे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप रहे, तुम्हारा तुम्हारी भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप रहे, तुम्हारा तुम्हारे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप रहे, कोई भी रिलेशनशिप रहे, उसमें ट्रस्ट, भरोसा जरूरी है। अगर भरोसा टूटता है तो क्या रिलेशनशिप भी खराब होती है? बिल्कुल। तो इसी तरीके से यहाँ का भी जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रस्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगर थेरेपिस्ट क्लाइंट को ट्रस्ट शो कर पा रहा है, उसको एक ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट दे पा रहा है, इसको एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप दे पा रहा है, थेरेपिस्ट क्लाइंट को अगर दे पा रहा है, तो क्लाइंट उस ट्रस्ट के भरोसे, उस भरोसे के ऊपर थेरेपिस्ट को अपनी सारी चीजें बता देगा। और वो ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? अगर थेरेपिस्ट क्लाइंट को ये शुरू से बोले कि आप जो भी मुझे बोलोगे ये हमारे बीच रहेगी, ये हम हमसे मेरे से बाहर नहीं जाएगी, जो भी आप बोल रहे हो बस मेरे तक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम साथ में बैठ के, तो हम जब उसको एक भरोसा दिला रहे हैं कि यस हम उन्हें सुन रहे हैं, यस हम उनकी बातों को कहीं और किसी से शेयर नहीं करेंगे, तो क्लाइंट का एक ट्रस्ट बिल्ड होता है ना। जैसे आपका आपके दोस्त के साथ, वो आपका दोस्त बोलता है सुनना मैं तुझे बात कुछ बात बता रहा हूँ, तो किसी और को बताएगा तो नहीं। तो वो तो जब आप बोलते हो कि नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा मेरे तक रहेगा, तो वो आप उसको एक भरोसा दे रहे हो, और उस भरोसे के बूस्ट के ऊपर आपका दोस्त आपको कुछ चीजें बताता है। यस, दैट भरोसा इज इम्पोर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप एज वेल। ठीक है, तो ये जो इट इज अ ट्रस्टिंग एंड कंफाइडिंग रिलेशनशिप, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट से ये होता है कि जो क्लाइंट के अंदर की जितनी भी तकलीफें हैं, क्लाइंट के अंदर जितनी भी राज छिपे हैं, क्लाइंट के अंदर जितनी भी मसले हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सब वो क्लाइंट थेरेपिस्ट के सामने निकाल के रख, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, सब कुछ उसके सामने बता दे बिना किसी हिचकिचाहट के। So the high level of trust enable the client to unburden herself or himself to the therapist and confide her or his psychological personal problem to the latter। जो उसको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसके मसले हैं, सब कुछ वो थेरेपिस्ट के सामने निकाल के रख दे। और ये थेरेपिस्ट ये ट्रस्ट इंडिविजुअल के अंदर, क्लाइंट के अंदर कैसे डेवलप कर सकता है? जब थेरेपिस्ट क्लाइंट को एक्सेप्टिंग, एम्पैथेटिक, जेन्युइन और वार्म तरीके से ट्रीट करें। अब वार्म का मतलब क्या? गरम करके नहीं, नहीं, अपनापन शो करें, एक्सेप्टिंग शो करें, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड शो करें, जेन्युइन शो करें। अगर क्लाइंट कुछ कह रहा है तो उसमें ज्यादा रिएक्शन शो ना करें,
उसको सुने, उसको सुनने वाला वो रहे कि हाँ वो सुन रहा है, कोई उसको सुन रहा है, कोई उसकी बात को समझ रहा है, बिना किसी इंटरप्शन के थेरेपिस्ट क्लाइंट की बात कंप्लीट होने दे रहा है, थेरेपिस्ट उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट शो कर रहा है कि यस तुम जो बोल रहे हो सब हमारे बीच में किसी और को नहीं पता चलेगा, वो उसको वो एक्सेप्टिंग नेचर शो करे, वो जेन्युइननेस शो करे, हाँ जो तुम बोल रहे हो हाँ तुम सही बोल रहे हो, उसको बार बार कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, कन्फ्रंट ना करे, ये सारी चीजें जो है, नॉन जजमेंटल लुक ना दे, उसको जज ना करे, ओ अच्छा ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, ये थेरेपिस्ट का काम नहीं है। इसीलिए ये जो रिलेशनशिप है ना ये बहुत स्पेशल होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट अगर थेरेपिस्ट के साथ एक बार खुल जाता है ना तो वो उसको सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ। और थेरेपिस्ट का फर्ज बनता है कि वो उस जितना भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट ने आपके साथ शेयर किया है वो उसको अपने तक रखे, अपने आगे, मतलब अपना अपने पेरेंट्स से भी होता है ना, कोई कोई होता है अपने पेरेंट्स को भी सब बता देते हैं कि अच्छा पता है मेरे पास एक क्लाइंट आया था उसको ये प्रॉब्लम, ये नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है। तो ये जो भरोसा है जो आप अपने क्लाइंट को शो कर रहे हो एज अ थेरेपिस्ट, आपको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ती है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, हाउ एवर द वे द पर्सन इज, जो भी वो बोल रहा है, जितना भी आपको लगे कि अरे यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, आपको वो आपके नहीं शो करना है, वो आपको जजमेंट नहीं देना है, वो आपको बस उसको जैसा वो बोल रहा है यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है हो रहा है कोई बात नहीं, इंसान ही है, इट्स ओके, वो नेचर के साथ आपको, उस एटीट्यूड के साथ आपको उस इंसान को एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। और किस तरीके से इंसान थेरेपिस्ट क्लाइंट की तरफ अपना ये ट्रस्ट बिल्ड करवा सकता है, ट्रस्ट शो कर सकता है, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर सकता है, कुछ बिहेवियर शो कर सकता है जिससे कि क्लाइंट को ये ना, क्लाइंट को ऐसा लगे कि थेरेपिस्ट उसको जज नहीं कर रहा है, और ये सेम लेवल ऑफ सेम पॉजिटिव फीलिंग जो है उसके साथ लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगी, विल कंटिन्यू टू शो द सेम पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड द क्लाइंट, इवन दो कहीं भी उसको लगे कि क्लाइंट कुछ गलत बोल रहा है, क्लाइंट जो है थेरेपिस्ट के एटीट्यूड के अगेंस्ट जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, थेरेपिस्ट सेम लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रस्ट फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग, एक्सेप्टिंग नेचर, वार्म फीलिंग शो करेगा, even if the client is rude or confide all the wrong things that she or may have done or thought about it। अगर इंडिविजुअल आपके पास कोई भी क्लाइंट किसी की थेरेपिस्ट के पास जाके बोलता है मुझे ऐसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, मुझे ऐसा किसी के लिए फीलिंग आ रहा था, मुझे ये आ रहा था, मुझे वो आ रहा था, थेरेपिस्ट ये शो नहीं करेगा कि हाउ जज, लाइक वो नहीं, अरे ये तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, ये भी कुछ बोलने की बात है, तुम ऐसा, तो मैडम आया कैसे, जजमेंट तो शो ही नहीं करना, जजमेंट इंडिविजुअल के बिल्कुल कंप्लीटली बाहर है। तो ये सारी चीजें जब इंडिविजुअल थेरेपिस्ट शो करता है नॉन जजमेंटल तरीके से, कुछ ऐसे बिहेवियर से शो करता है जिससे कि इंडिविजुअल क्लाइंट को ऐसा लगे कि थेरेपिस्ट उसको पूरा एक्सेप्ट कर रहा है, उसको एक पॉजिटिव फीलिंग देता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, एक पॉजिटिव एनर्जी रेजोनेट करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसको जेन्युइनली उसकी बातों को सुनता है, तो इन सब चीजों से जो जैसा बोल रहा है उसको बस हम उसको ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब होता है कि क्लाइंट, थेरेपिस्ट जो है क्लाइंट को एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट उसके लिए कर रहा है जहां पे क्लाइंट थेरेपिस्ट को अपने मन की हर एक बात बता सकता है, और थेरेपिस्ट क्लाइंट को वही फीलिंग, वही पॉजिटिव फीलिंग हर उस मुकाम पे देगा, हर उस इंस्टेंस पे देगा जहां पे क्लाइंट को ऐसा लगता है कि शायद उसको वहां पे लोग जज करते, लेकिन वहां पे थेरेपिस्ट उसको सपोर्ट कर रहा है, थेरेपिस्ट उसको कोई जज नहीं कर रहा है, थेरेपिस्ट कोई कंडीशन पे उसको पॉजिटिव नहीं रिगार्ड दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल, मतलब यहाँ पे कोई दायरा नहीं है, यहाँ पे कोई शर्तें नहीं है, तुम जो बोल रहे हो, जैसा बोल रहे हो, आई एम एक्सेप्टिंग यू, आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, ये है होना चाहिए थेरेपिस्ट का नेचर, थेरेपिस्ट का एटीट्यूड, गॉट इट। तो इतना लंबा जो अभी तुमने पढ़ा, इट इज अ ट्रस्टिंग एंड कन्फाइडिंग रिलेशनशिप से लेके दिस इज अनकंडीशनल, तो ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को ही इसने एक्सप्लेन किया।
तुम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इंडिविजुअल को या क्लाइंट को कैसे शो करोगे? एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप के साथ, जहां पे तुम क्लाइंट को कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ उसको ये ट्रस्ट शो करोगे, कुछ ऐसे बिहेवियर्स उसको ये शो करोगे कि यू आर एक्सेप्टिंग हर और हिम, यू आर एम्पैथेटिक टुवर्ड हर और हिम, you are genuine to her or him, you are warmly accepting that person, you are not judging that person. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के अंडर मिलती है। समझ में आया? ये हो गया पहला प्रॉपर्टी जो आपके थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के अंडर आता है। दूसरा जो है वो है एम्पैथी। क्लाइंट थेरेपिस्ट को क्लाइंट के लिए एक एम्पैथी होता है। एम्पैथी क्या होता है? एक होता है एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क है। सिंपैथी क्या होता है? किसी के ऊपर दया खाना। जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, तुम क्या बोलोगे? अरे 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 कोई बात नहीं, बहुत बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, है ना, शायद काश वो पढ़ लेता। मान लो तुम्हारा दोस्त एग्जाम में फेल हो, तुम क्या बोलोगे? अरे 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 कोई बात नहीं यार, चल छोड़ ना, बाद में पढ़ लेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। तुम उसको जब कंसोल कर रहे हो, उसको तुम दया उसके ऊपर खा रहे हो, तुम उसको जब कंसोल कर रहे हो, दैट इज सिंपैथी, दया खाना। लेकिन एम्पैथी क्या होता है? वो इंसान जो सफर कर रहा है, अगर आपका दोस्त फेल हो गया तो आप उसके दिमाग से, आप उसके इंटेलेक्चुअली आप उसकी तरह सोच पा रहे हो, आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो। सिंपैथी में हम क्या बोलते हैं? आई अंडरस्टैंड, आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आई अंडरस्टैंड, दैट इज सिंपैथी। बट आई अंडरस्टैंड का लिटरल मीनिंग एम्पैथी में होता है। आई अंडरस्टैंड जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इंसान जो कह रहा है तुम उसी के तरह भी तुम सोच पा रहे हो, उसी के, बोलते हैं ना, यहाँ पे एम्पैथी का एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होता है, स्टेपिंग इन समवन शूज। मतलब तुम मेरे ही पर्सपेक्टिव से, तुम मेरे ही सोच से, तुम मेरे ही इमोशन से मेरी प्रॉब्लम को देखने की कोशिश कर रहे हो। अगर उतने लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर है एज अ थेरेपिस्ट, देन यू आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द क्लाइंट। क्लाइंट ने बोला कि मैम आपको पता है मैं ना ऐसे ऐसे एग्जाम में फेल हो गया, मैं ना पढ़ नहीं पा रहा था और मैं ना फेल, ठीक है, मेरे घर पे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये आ रहा था, वो हो रहा था, मैं एग्जाम जिस दिन था मैं उस दिन वो हो गया, क्या बोलते हैं, मैं मेरी बस भी मिस हो गई थी, फिर लाइट भी चली गई थी, मतलब मैं बहुत लेट हो गया था एग्जाम के लिए, बट मैं कैसे तैसे एग्जाम हॉल पहुंच गया। लेकिन फिर मैं वहां पे जाके नर्वस हो गया, और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से पेपर भी नहीं पढ़ा, मैंने कुछ भी लिख दिया और फिर मैं फेल हूँ। क्लाइंट ने आपके सामने आके ये रखा। क्लाइंट कौन है? स्टूडेंट। क्लाइंट ने थेरेपिस्ट को सब बता दिया। अब थेरेपिस्ट क्या करेगा? अगर वो सिंपैथी शो कर रहा है तो क्या बोलेगा? ओ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम आगे और मेहनत करेंगे, हम आपको और पढ़ाई करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए। ये हो गई सिंपैथी। उसको सिंपैथी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, क्या ही करोगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, उसको ज्ञान नहीं चाहिए, दैट इज सिंपैथी। एम्पैथी यहाँ पे थेरेपिस्ट कैसे शो करेगा? वो उसके पर्सपेक्टिव से सोचेगा, वो उसके ही अपने आप को उसकी जगह रख, बोलते हैं ना, अपने आप को दूसरे की जगह, अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखो, तब तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आएगी कि वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम सफर फेस कर रहा है। दैट इज एम्पैथी। अब थेरेपिस्ट यहाँ पे क्या करेगा? अपने आप को बच्चे की जगह रख के सोचेगा कि अगर उसके साथ ऐसा ऐसा होता तो बच्चे को कितना ज्यादा, बच्चा जो फेस कर रहा है वो उतना ही थेरेपिस्ट भी फेस करता। सुबह में लाइट चली गई, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, घर पे गेस्ट आ गए थे, फिर सुबह में जब एग्जाम जा रहा था तो बस लेट हो गई, कैसे तैसे वो स्कूल पहुंचा, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी तो पेपर उसने अच्छे से नहीं पढ़ा, नर्वस हो गया था। एंड तो थेरेपिस्ट यहाँ पे वो समझेगा, वो अगर वो बोलेगा ना आई अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब थेरेपिस्ट क्लाइंट की हर एक वर्ड को फील कर रहा है, उसको विजुअलाइज कर रहा है, उसकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को सोच समझ के डिसॉल्व कर सकता है। तो एम्पैथी इज बेसिकली योर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर पर्सन सिचुएशन। सिंपैथी में क्या होता है? हम दूसरों के लिए दया खाते हैं, पिटी कंपैशन होता है टुवर्ड द सफरिंग ऑफ अनदर, बट उस इंसान की तरह फील नहीं कर पाते कि वो किससे गो थ्रू कर रहा है। और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होती है ना।
मतलब इंडिविजुअल फेस ही नहीं कर सकता, इंडिविजुअल ये सेंस ही नहीं कर सकता कि दूसरे पर्सन को क्या लग रहा है ना, और उसके लिए उसको कोई भी एंड डज नॉट फील सिंपैथी आइदर। लेकिन ऑन द अदर हैंड एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी उसी इंसान में होता है जब इंसान दूसरे की दुख दर्द को अपने आप समझने की कोशिश कर रहा है, अपने लेवल पे उसको समझने की कोशिश कर रहा है, उसी के प्रॉब्लम को उसी के तरीके से, उसी के नजरिए से। तो सिंपैथी इज एम्पैथी इज प्रेजेंट व्हेन वन इज, एक सेकेंड ना, पता नहीं क्या हो गया। One, on the other hand, empathy is present when one is able to understand the plight of another person. दूसरों का दुख समझने की कोशिश कर रहा है, दूसरा किस चीज से गो थ्रू कर रहा है और उनके जैसा फील भी कर पा रहा है, तो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा डेवलप होती है। मतलब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज, जो आपके क्लाइंट ने आपको कहा, आप क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से हर एक चीज समझ भी रहे हो और फील भी कर रहे हो, दैट इज एम्पैथी। तो अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, दैट इज पुटिंग oneself in the another person's shoes, दैट इज एम्पैथी। एंड एम्पैथी इजी नहीं होता है, क्योंकि एम्पैथी करने की जगह पे हम लोगों को सिंपैथी दे देते हैं, हम उसके साथ सिंपैथाइज कर जाते हैं, कोई बात नहीं होता है, कर लोगे तुम, कोई बात नहीं, क्या ही हो जाएगा। तुम उस इंसान का दुख दर्द नहीं समझ पा रहे हो। और एम्पैथी इज नॉट दैट इजी जितना हमें सिंपैथी इजी लगता है। किसी को कंसोल करना इज वेरी इजी, बट किसी के साथ उसी के पर्सपेक्टिव में सोचना, उसकी तरह सोचना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज एम्पैथी। एंड एम्पैथी डेवलप करनी पड़ती है। तो एम्पैथी जो है आपके थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को एनरिच करता है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है, और वो उसको एज अ हीलिंग रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट करता है। क्योंकि अगर थेरेपिस्ट क्लाइंट को एम्पैथी शो करेगा तो क्लाइंट को लगेगा कि अच्छा, थेरेपिस्ट जो है, जो जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैम या सर जो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, उनको मेरी प्रॉब्लम समझ आ रही है, जो और लोग नहीं समझ पा रहे थे ये मेरी प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं, तो वो और खुल के चीजें बताएगा। तो इसीलिए थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में दो चीजें का होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको क्लाइंट आपको हर एक चीज अच्छे से बताए, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड एम्पैथी। And one of the most important property in any sort of a relationship is confidentiality. थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंशियलिटी का मेंटेनेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थेरेपिस्ट मस्ट कीप स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द एक्सपीरियंस, इवेंट, फीलिंग और थॉट डिस्क्लोज बाय द क्लाइंट। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अगर क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन थेरेपिस्ट कहीं बाहर रिवील कर देता है, तो थेरेपी का क्या होगा? थेरेपी का सत्यानाश होगा, क्लाइंट का ट्रस्ट ब्रेक होगा और क्लाइंट थेरेपी से निकल जाएगा, थेरेपी रिलेशनशिप तोड़ के निकल जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं होगा, यही होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो थेरेपी हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपके दोस्त ने आपको कुछ कहा, आपने वो अब जाके किसी और दोस्त को बता दिया, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी आप ब्रेक कर रहे हो। किसी ने आपको बहुत भरोसे से अपनी चीज बताई है और आप वो चीज को किसी और को बता रहे हो, और जब आपके दोस्त को पता चलेगा कि आपने इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी, वो आपसे दोस्ती तोड़ देगा। यही होगा यहाँ पे भी। क्लाइंट को अगर पता चला कि थेरेपिस्ट ने मेरी बात किसी और को बता दी, मेरी बात इंफॉर्मेशन लीक हो गई, क्लाइंट थेरेपी सेशन से, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप ब्रेक करके तोड़ के निकल जाएगा। उसको थेरेपी वो कंटिन्यू नहीं करेगा, करेगा ही नहीं, किसी भी तहत नहीं करेगा। और अगर कैसे जैसे वो कन्विंस हो भी गया, तो वो उतना फ्रूटफुल और इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना वो पहले होता। तो थेरेपिस्ट मस्ट कीप स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द, जो भी चीजें क्लाइंट डिस्क्लोज कर रहा है, उसको स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल अपने तक रखना है। थेरेपिस्ट मस्ट नॉट एक्सप्लॉइट द ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्लाइंट इन एनी वे। फाइनली इट इज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, और वो प्रोफेशनल ही रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्लाइंट को थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में रहते रहते थेरेपिस्ट के लिए फीलिंग जनरेट हो जाती है। जैसे अगर तुम्हें याद हो, डियर जिंदगी में भी आलिया भट्ट को ने बीच में बोला था शाहरुख खान को कि आई हैव अ फीलिंग फॉर यू, आई लाइक यू। यस, उन्होंने क्या बोला था?
उन्होंने भी उस चीज को वैसे ही डील किया था। उन्होंने कहा था कि दैट इज वेरी नेचुरल, दैट हैपेंस, बट इट इज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, सो लेट्स मेंटेन द डेकोरम ऑफ। यस, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऑपोजिट भी हो जाता है, थेरेपिस्ट को क्लाइंट के लिए फीलिंग जनरेट हो जाती है, बट ये सब चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए हम इस थेरेपी का जो लॉन्ग ड्यूरेशन भी है ना, इसलिए भी ये शॉर्ट होता है, क्योंकि अगर हम ज्यादा लंबा टाइम तक रखेंगे तो ये वाला जो फीलिंग डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग है ना, फीलिंग डेवलपमेंट वाला जो फेज है, ये जनरेट हो सकता है। तो इसलिए भी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप की जो ड्यूरेशन है उसको कम देर के लिए रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? बेसिक चीजें समझ में आई। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के ऊपर मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया कि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, तो इसमें तुम्हें इस सब चीजों के बारे में बताना पड़ेगा। पहले थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता क्या है, ये एक इसके दो मेजर कंपोनेंट्स क्या है, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज क्या है, तुम्हें ये सब बताना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है बीच बीच के भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप या appliance alliance, what are the properties of therapeutic relationship। ये इस पार्ट से 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए और सेम मैंने यहाँ से भी तुम्हें बता दिया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल से हम बाकी टाइप्स ऑफ थेरेपी शुरू करेंगे। ठीक है, कल मतलब हम बेसिक ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, 6 लेवल्स पे की टाइप ऑफ थेरेपीज क्या होता है, और फिर हम धीरे धीरे करके बाकी थेरेपीज को कंटिन्यू करेंगे। आई होप तुम्हें आज की क्लास थोड़ी समझ में आई होगी। यस, थोड़ा इजी लगा, रिलेशनशिप के बारे में था, इंटरेस्ट लिया होगा तुमने। यस, इसको एक बार अपने लेवल पे पढ़ लेना, एक बार इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेना, एंड बाकी कल हम एक बार रिकैप तो करते ही हैं, फिर हम कल एक बार रिकैप भी कर लेंगे प्लस, बट प्लीज अपने लेवल पे इसको पढ़ लेना। ठीक है, कल नहीं मतलब कल तो ऑफकोर्स राखी है, तो राखी के मतलब जब भी आप राखी से फ्री हो जाओ, जब भी आपका फेस्टिवल मोड खत्म हो जाए, तो फिर पढ़ लेना। ठीक है, मैं राखी पे वैसे क्लास अपलोड कर दूंगी, बट नॉट नेसेसरी कि आपको क्लास देखनी ही है, इट जस्ट बिकॉज कि मैं कर दूंगी, आप अपने लेवल पे उसको कर लें। ठीक है, आप अपने लेवल पे क्लासेस कर लें, सैटरडे संडे मंडे जब भी आपको फुर्सत मिले आप कर लेना। ओके, सो विद दिस क्लास वी हैव कम टू एन एंड टुडे। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, कल हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, एंड तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखो। ऑलरेडी डिनर का टाइम हो गया है, डिनर तुम भी कर लो, डिनर मैं भी कर लेती हूँ, एंड सेलिब्रेट योर राखी वेरी वेल। एंड तुम्हें एडवांस में ही हैप्पी रक्षाबंधन। यस, अपने भाई बहनों के साथ अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना, एंड मिलते हैं तुमसे जल्द ही। कल ही मिलेंगे वैसे, मतलब मैं तो कल डाल दूंगी, अगर कोई देखना चाहे तो देख लेगा, नहीं तो अदरवाइज सैटरडे संडे देख। ठीक है, ओके, सो विद दिस that's all for today. See you all tomorrow or day after tomorrow. See you all tomorrow only, and at the same time, at the same platform. Till then, take care, lots of love, and bye bye. Take care.